चलो अब हम लोग किस पे कहां तक पहुंच गए थे? इनडायरेक्ट मटेरियल में पहुंच गए थे ना हम लोग। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द कॉस्ट ना, कॉस्ट का पार्ट 2। यस, चलो कौन रीड कर, जल्दी से रीड करो इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ सर। Indirect material. All material which is used for ancillary purposes and which cannot be conveniently assigned to specific physical units is known as indirect material. Consumable stores, oil, lubricants, and cotton waste, printing and stationery material, nails, glue, and polish are used in making furniture, etc. are a few examples of indirect material. Such material may be used in the factory, office, or selling and distribution division. तो ये तो समझा ही दिए थे इनडायरेक्ट, तो इसको समझाने का वापस जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोग के लिए डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं करता है, ये इसके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट लेबर। Indirect labor, labor employed for the purpose of carrying out tasks incidental to goods produced or services, provided it is indirect labor. Such labor does not alter the composition, construction, or condition of the product. It cannot be easily traced to specific units of output. Wages of storekeepers, timekeepers and watchmen, salesmen's salary, directors' fees, etc. are examples of indirect labor costs. तो इसमें हमेशा याद रखना कि ये जो कॉस्ट है ये सामान से बनाने का कॉस्ट नहीं है। ठीक है, माने ये अगर नहीं होगा तो सामान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन को ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या वो सामान बनाने में उसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अगर उसका सामान बनाने में इंपॉर्टेंस है वो डायरेक्ट है, अगर नहीं है तो वो इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Indirect expenses. These are the expenses which cannot be directly, conveniently, and wholly traced to a particular product. Rent, lighting, insurance, charges, depreciation, etc. are examples of indirect expenses. तो ये भी कोई खास नहीं समझाने की जरूरत है, ये भी तुम लोग को मालूम है। रेंट हुआ, लाइटिंग हुआ, इंश्योरेंस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें जो समझने वाला मेन चीज है वो अब आने वाला है तुम लोग के लिए। ठीक है, अच्छा चलो ये तो डिफरेंस देख लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस अगर हम लोग को आएगा एग्जाम में तो क्या क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जब डायरेक्ट कॉस्ट होता है विच इज आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट, माने हम उसके को कॉस्ट से रिलेट कर सकते हैं, है ना, उसको हम कॉस्ट में बता सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट। चलो जल्दी से रीड करेंगे। सर ये टेबल या फिर पैराग्राफ? टेबल टेबल फटाक से एक बार रीड कर दो, फटाक से, फिर लोग आगे बढ़ जाएंगे। Meaning, direct costs, costs which are directly attributable to a particular cost unit or cost center. Indirect costs, costs which are not directly attributable to a particular cost or cost center. Elements, direct costs, direct labor, direct material, and direct expenses. Indirect material, indirect labor, and indirect expenses. Examples, direct costs, sugar cane used to manufacture sugar. Indirect cost, salary of sugar mill manager. ठीक है, तो ये तो सब इजी है, आप लोग कर लोगे। जो मेन समझने का चीज है वो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो हम लोग को मारता है, याद रखने की बात। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो इसको रीड करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, तुमको पता है ताजमहल जो बना था, ताजमहल जब बना था तो ताजमहल का जो कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, तो बन गया है ना। अगर आज हम ताजमहल को मेंटेन नहीं करेंगे तो ताजमहल तो कितना 5-6 साल के अंदर खत्म ही हो जाएगा, बचेगा क्या ताजमहल? अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हर साल तो टूटता फूटता है ना, हर साल तो गंदा होता रहता, कुछ ना कुछ तो होता है, तो हमको उसको मेंटेन करना पड़ता है। वो जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन जो बनाए थे वो फिक्स कॉस्ट है ना। अगर आज तुम उसको मेंटेन नहीं करेगा तो ताजमहल खत्म, तो फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसको और हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है। जरा रीड करो। Fixed and variable cost. Economists often divide cost into fixed cost and variable cost on the basis of behavior of costs. Fixed cost means the costs which do not vary or which remain constant within a given period of time and range of activity in spite of fluctuations in output. Rent of factory building, factory manager's salary, property tax, insurance, interest on loans, etc. are examples of fixed costs. Fixed costs are considered overheads with increase in output fixed cost per unit of output decline. हाँ, इसका मतलब समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट कम होगा। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो कि कोई एक तो कोचिंग सेंटर ही है, चलो ट्यूशन सेंटर, ठीक है, उसको उसमें जहां सर पढ़ा रहे हैं तो सर उसका 10,000 रुपीज पर मंथ का रेंट दे रहे हैं सर। ठीक है, समझ में आ रहा बात? कितना रेंट दे रहे हैं सर? हाँ, 10,000. अरे भैया बहुत रेंट लगता है, सोचो तुम लोग सर को ऐसा सब बोलते, बेचारा सर लोग जहाँ बैठते हैं, सर लोग को भी बड़ा खर्चा लगता है भाई, बहुत खर्चा है भाई साहब।
है कि नहीं? तो 10,000 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है सर को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हम अपना नहीं बता रहे, मेरा इससे भी ज्यादा है, पर मंथ देना पड़ता है, ठीक है, तो हमारा बात। अब इमेजिन करो सर के पास खाली 10 स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो सर का पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना पड़ गया सर? सर 1000। 1000 रुपीज। ओ माय गॉड। अगर सर के पास 100 स्टूडेंट्स आए तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा सर को? 100। 100, ये तो तब भी ठीक लग रहा है ना, एक स्टूडेंट पर 100। अगर सर के पास 1000 स्टूडेंट आ जाए तो कितना कॉस्ट पड़ेगा? 10 रुपीज। और सर के पास अगर 10,000 यूनिट आ जाए तो 1 रुपया। 1 रुपया। वेरी गुड। तो सर कितने स्टूडेंट चाहेंगे? 10,000। 10,000, है ना? तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा यूनिट्स प्रोडक्शन करेगी कंपनी, उतना ज्यादा उसका पर यूनिट कॉस्ट कम लगे, है कि नहीं? ठीक है। हाँ। तो अब आपने, जब आप रेंट दे रहे हो किसी ऑफिस का, तो आपका ना जो रेंट लेने वाला वो आपको ये नहीं बोलता है कि आप क्लासरूम में 10 बच्चे पढ़ाइए कि 100 बच्चे पढ़ाइए कि 1000 बच्चे पढ़ाइए। आपका बस चले 10,000 पढ़ाइए, उसको क्या जा रहा है? उसको तो उतना ही फिक्स रेंट लेना ना। वो ये तो नहीं बोलेगा सर देखिए पहले आपके पास 10 स्टूडेंट थे तो हम 10,000 रुपए, अब आपके 100 हो गए तो हम 1,00,000 रुपए लेंगे, ऐसा बोलेगा वो? हाँ। तो भाई अपना अपना गिनती कर, निकल यहाँ से। समझ में आ गया बात? समझ में आ रहा बात? अब इसका दूसरा हाँ, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब सर के पास 10 स्टूडेंट थे, है ना, तो सर का इलेक्ट्रिसिटी कम लगता था, है ना, तो कि सर जो हाँ। है वो सिर्फ 10 घंटा लाइट जलाते थे, फॉर एग्जांपल 10 आवर्स लाइट जलता था, तो सर 10 आवर्स का रेट देते थे लाइट का, ठीक है। जब 100 स्टूडेंट्स आ गए तो सपोज कर लो सर को 100 आवर्स जलाना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 आवर पर स्टूडेंट का लेंगे तो सर का ये जो इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ रहा है ना, पर यूनिट बढ़ रहा है। अगर सर के पास 1000 आ जाएंगे तो उनको 1000 घंटा लाइट जलाना पड़ेगा, है ना। हम्म। और अगर 10,000 आ गए तो 10,000 माने सुबह 6 बजे से लेके एकदम सारा लाइट जलाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो क्या नाम है, पर यूनिट के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। जब कोविड आया था तो सर का सेंटर बंद था, तो सर को क्या वेरिएबल कॉस्ट लग रहा था? नहीं सर। अरे सर जब आई नहीं तो लाइट जलाएंगे थोड़ी, पागल है क्या? अपने घर का लाइट थोड़ा जलाएंगे सर, ऑफिस का लाइट थोड़ा जलेगा, चूहा लोग के लिए जलेगा, चूहा लोग को आराम रहे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो जब सर आएंगे ही नहीं तो लाइट जलेगा ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, 10,000 देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? देखो सर का इस केस में कॉस्टिंग, अगर हम सर का कॉस्टिंग निकालेंगे तो कितना लगेगा? सर का क्या लगेगा? 10,000 रुपीज पर मंथ, प्लस सपोज कर लो अगर हम लोग इसको पर रेट यूनिट ले लेते हैं 7 रुपीज करके, ठीक है, 7 रुपीज पर यूनिट है, तो सर का महीना का खर्चा कितना लगेगा? 10,070, है ना। तो 7 रुपीज या 70 रुपीज? 7 रुपीज। तो तो 10 सर घंटे का 70 रुपए लगा ना, 10 आवर्स है ना, 7 हाँ। रुपीज पर आवर, तो 70 हाँ। रुपीज, ठीक है। यहाँ पर 100 हो गया इंटू 7 पर यूनिट का, तो सर का कॉस्ट कितना लगेगा? 10,700, 10,000। है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर का? इंटू 7 करेंगे तो 7,000 रुपीज लगेगा सर का इलेक्ट्रिक का बिल, और 10,000 वो लगेगा, 17,000 रुपया खर्चा है भाई साहब, देख रहा है? ऐसे ही नहीं है, इतना खर्चा है। लोग बोलते सर आप पैसा क्यों लेते हैं नोट्स का, सर आप ऐसे हो गए, सर आप ऐसे हो, सर क्या करें बेचारे कितना लग रहा है? 80,000 रुपीज लगेगा भाई, ज्यादा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आएगा तो पानी भी पिएगा, स्टूडेंट आएगा तो बेंच भी चाहिए उसको, चेयर भी चाहिए, बेंच तोड़ेगा भी, है ना, बेंच के ऊपर च्युइंगम भी चिपकाएगा वो, है ना। तो जानता है ना स्टूडेंट लोग कैसे होते हैं। मैंने एक पिछली बार तो क्या हुआ, मेरे सेंटर में सब बच्चे लोग मेरे चेयर तोड़ दे रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस चेयर को चारों तरफ से लोहे से उसको वेल्डिंग करा दिया, मतलब आप तोड़ के दिखाया, कसम खुदा की 2 लोगों ने तब भी तोड़ दी चेयर, बताइए, इतने बाहुबली स्टूडेंट थे। बोला सर आप लोहा लगवाए, रुकिए हम लोहा भी तोड़, वो भी तोड़ दिया, वाह। बोले सर बहुत ही बाहुबली नहीं, फालतू स्टूडेंट्स। नहीं, सही आदमी लोग भाई, तोड़ना चाहिए सर का, उसमें च्युइंगम लगा दो, कितना मजा आता है ना, उसके ऊपर सर लिख आप ही दो। का पैसा लग रहा है। क्या करें, ये सब सिर्फ लगता है भाई, ये सब कुछ करने का नहीं है। अभी धीमंत बैठा है वो रूम में, पता नहीं क्या कर रहा है उस रूम में, है ना, टेबल तोड़ रहा है, चेयर तोड़ रहा है, किसको क्या पता। चलो लेकिन हम तुमको एक तो बहुत ही तुमको पता है, अच्छा 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 अच्छा, एक तो तुम लोग को बता देगा सेमी वेरिएबल क्या होता है, ये भी समझ। सेमी वेरिएबल क्या होता है? सेमी वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड का होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। जैसे मैं तुमको समझाता हूँ,
हम लोग के घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो जानता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल के अंदर दो कंपोनेंट होता है। एक होता है तुम्हारा मीटर रेंट, तुम देखा होगा, जैसे अगर तुमने अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगवाई तो इलेक्ट्रिशियन लोग क्या करते हैं, पहले तो आपका मीटर का रेंट लेंगे, जो आपके घर में मीटर लगाया उसका रेंट लेंगे। सपोज कर लो वो तुम्हारे घर में 200 रुपीज है, वो तो तुमको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। माने आप कुछ, आप भले बत्ती जलाओ या मत जलाओ, आपको मीटर रेंट देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब मीटर रेंट जो है वो मेरा फिक्स्ड है, ठीक है। और उसके ऊपर पर यूनिट का खर्चा जो है वो वेरिएबल है। सपोज का आपका घर में आपके 100 यूनिट्स यूज हुआ, तो इंटू 7 रुपीज कर लो, तो आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, आपको पड़ जाएगा 700 प्लस 200 900 रुपीज। तो इसके अंदर दोनों है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है ना। फिक्स्ड क्या हो गया आपका, फिक्स्ड हो गया आपका जो मीटर का रेंट है, और वेरिएबल क्या हुआ जो आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। तो ऐसे खर्चे को हम सेमी वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को, जिसके अंदर हाँ फिक्स्ड सर। और वेरिएबल दोनों ऐड रहता है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को एक चीज और समझा दूं, ये तुम लोग के बहुत काम की चीज इसके लिए, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। मान लो तुमको तुम्हारा विजिटिंग कार्ड छपवाना है, ठीक है। यू वेंट टू अ विजिटिंग कार्ड पर्सन, और तुम उसको बोले भैया हमको मेरा विजिटिंग कार्ड छापना, छाप दीजिए। तो बोलेगा, आपसे पूछेगा कितना कार्ड छापना है आपको, तो बोलेगा भैया 400 छापना है, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है भैया आपका 400 का, हाँ यहाँ हुआ, पड़ेगा सर, आपका पड़ेगा 6,000 रुपये। तो क्या 6,000 रुपये कैसे, बोला हाँ पड़ेगा 6,000, ठीक है। तो आपका बोला 400 कार्ड का 6,000 रुपया, तो सपोज कर लो अच्छा कार्ड था, ठीक है, उसने बोला 400 कार्ड का 6,000 रुपया पड़ेगा, ठीक है। अब उसने कैलकुलेशन कैसे किया पता है तुमको, उसने कैसे कैलकुलेशन किया कि 2,000 रुपया तो हमको डिजाइन का देना ही पड़ेगा। सपोज ये एक तो हाइपोथेटिकल फिगर है, बोला 2,000 रुपया तो डिजाइनर को देना पड़ेगा जो आपका कार्ड को डिजाइन करेगा, ठीक है। और कार्ड में मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज करके है, तो मटेरियल कॉस्ट, तो 400 इंटू 10 मेरा मटेरियल कॉस्ट है, तो वो 400 कार्ड का कितना हो गया 4,000 रुपया, और प्लस 2,000 कॉस्ट का हो गया 6,000 रुपीज। समझ में आ गया बात को। तो ये आपका 400 कार्ड का खर्चा पड़ रहा है। तो आप उससे बोले भैया मेरा अगर 500 कार्ड होगा तो कितना खर्चा होगा। अब उसका पर कार्ड कितना पड़ गया, 400 कार्ड में पर कार्ड कितना पड़ा बताओ तो मेरे को। 6,000 डिवाइड बाय 15। 400, 15 रुपीज आएगा उसका पर कार्ड का, 15 रुपीज हुआ। तो जानता है वो सब बोला सर थोड़ा कम कीजिए ना, बहुत महंगा। बोला ज्यादा छपवा लीजिए कम हो जाएगा। बोला कैसे, ज्यादा छपवाएंगे कम हो जाएगा कैसे। बोला एक काम करिए 600 छपवा लीजिए, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है 600 में क्या होगा, तो बोला आपका कॉस्टिंग कितना आएगा देखिए, 600 में डिजाइनर का कॉस्ट तो आपको क्या नाम है 2,000 देना ही पड़ेगा, डिजाइनर का कॉस्ट तो फिक्स्ड है आपका, प्लस आपका 600 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 6,000, है ना। टोटल कॉस्ट कितना हुआ 8,000, है ना। 8,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 600, कितना रुपया पड़ा बताइए। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 600 करेंगे कितना रुपया पड़ेगा हम लोग का, जल्दी बताइए। सर करीब करीब 13 रुपीज 33 पैसा पड़ेगा, 13 कुछ, हाँ हाँ। 13.33 पड़ेगा, यानी कि यार सस्ता हो गया है, तो सही बात है। तो बोला सर अगर 1,000 छपवा लेंगे तो क्या, बोला 1,000 छपवा लो हमारे पिताजी का, तो 1,000 इंटू 10, ठीक है। तो यानी कि उसका 10,000 रुपीज पड़ा उसका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, प्लस 2,000 जो एक ही बार तो डिजाइन करेगा ना, वो डिजाइनर कॉस्ट पड़ा, कितना हुआ 12,000, ठीक है। 12,000 कॉस्ट कार्ड्स का, इसका कितना माने डिवाइड बाय 1,000 कितना पड़ रहा है उसके 12 रुपीज। 12 रुपीज, हाँ। और कम हो गया यार, तो ये क्या बात है भाई साहब, ये तो अच्छी चीज है ना। तो तुम देखो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, माने जितना ज्यादा आप कर रहे हैं, ये इसका दाम क्यों कम हो रहा है पता है तुमको, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट तो कम नहीं हो रहा है ना। वेरिएबल कॉस्ट तो हर केस में 10 ही रुपीज था, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइड हो जाता है और आपका फिक्स कॉस्ट कम हो जाता है। समझ में आ रहा बात को। हाँ सर। तो आप जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा आपका, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स रहता है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता, और फिक्स कॉस्ट वो चेंज होता है। कैसे, उसको हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो हर एक प्रोडक्शन से कम होता है। अब तुमको समझ में आया फैक्ट्री वाले लोग ज्यादा प्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं, हाँ सर। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, है ना, क्योंकि उनका फिक्स हाँ कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा, यही बात मैं तुम लोग को समझाना चाहता था, ठीक है। धीमत मेरे को बोल रहा है सर मेरा शादी का कार्ड होगा तो हम तो 1,00,000 छपवा लेंगे, सस्ता पड़ेगा। हाँ भाई छपवा लेना, हम लोग को क्या, हम लोग को तो बुलाएगा ही। चलो वेरिएबल कॉस्ट रीड करो। Variable cost or cost which varied
directly in proportion to changes in the volume of output. Cost of direct material and direct labor, power, etc. are examples of variable costs. When the output is double, variable cost will also be double. When the output से डबल माने अगर आप ज्यादा आउटपुट कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगा ना। आप अगर 10 यूनिट बनाएंगे तब भी आपको पर यूनिट का देना पड़ेगा, 20 बनाएंगे तब भी पर यूनिट का देना पड़ेगा। तो अगर आपका वेरिएबल क्या नाम है आउटपुट अगर डबल होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगा, है ना, लेकिन फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। There are certain costs which do not vary proportionately but do not remain constant with changes in the volume of output. Such costs are known as semi-variable costs. For example, in telephone cost, basic rental charge is fixed, but call charges are variable. अब ये तो हम लोग आजकल मोबाइल आ गया तो ये रेंटल चार्ज वाला कंसेप्ट भी खराब हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, ठीक है, पहले बीएसएनएल का फोन होता था ना, तो उसका वो लोग देता था तो उसका चार्ज होता था, बट अब तो नहीं है वो सब। लेकिन हम लोग इसका एग्जांपल लेते थे इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया सबको? हाँ सर। है ना, आप जब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे तो आपको मीटर रेंट देना ही पड़ेगा, वो फिक्स होता है। ठीक है, और आप जितना यूनिट कंज्यूम करेंगे वो आपका वेरिएबल है। ठीक है, चलो आगे। Direct costs are linked to a particular product, process, or department. They vary with changes in output. Therefore, all direct costs are variable. On the other hand, indirect costs may or may not be variable. For example, rent of factory building is fixed indirect cost, but the cost of indirect labor may be variable. समझ में आ गया बात? सर हाँ, मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा एग्जांपल। क्या बताओ? सर ये एग्जांपल जो दिया हुआ है, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज फिक्स्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर फैक्ट्री बिल्डिंग इनडायरेक्ट कैसे हुआ? फैक्ट्री बिल्डिंग तुम्हारा क्या है? फैक्ट्री की बिल्डिंग से तुम सामान थोड़ा ना बना रही हो। फैक्ट्री का बिल्डिंग से सामान तो नहीं बना। बिल्डिंग से कहाँ सामान नहीं बना रहे, पर फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं होगा तो सामान कैसे बनेगा? नहीं समझी बात तुमको। जो सामान में लगेगा वो डायरेक्ट है, सामान को बनाने में जो लगेगा वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, हाँ समझ में ना बात को? तो हाँ फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, हाँ सर समझ गए। ओके, चलो। डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट फटाफट पढ़ लो। Behavior or nature. Fixed cost remain constant within a given range of activity and a given time period in spite of changes in the volume of output. Variable cost vary in proportion to changes in the volume of output. Basis. Fixed costs are time based, variable costs are activity based. Total and per unit cost. Fixed costs are fixed in total but vary per unit. These decrease with increase in the volume of output. Variable costs are fixed per unit but vary in total. These increase with increase in the volume of output. Control. Fixed costs are not controllable in the short run. Variable costs are controllable in short run. Example, rent, insurance, salary, raw material, direct labor. ठीक है, इसमें अभी हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला चीज पढ़ेंगे। आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे। एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, गैप मार रहे हैं बीच में। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल नहीं पढ़ रहे, हो सकता है एग्जाम में नहीं, आप रीड कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आउटले कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट। आउटले और एक्चुअल कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच अ फर्म incurs while producing or acquiring a product or service. This costs are recorded in the books of account. आउटले कॉस्ट माने होता है असल में जो खर्चा हुआ। ठीक है, These are also known as acquisition cost, माने जो बनाने में खर्चा लगा या जो पॉकेट कॉस्ट है वो खर्चा। On the other hand, opportunity cost or alternative cost are the benefit for the second best use of firm resources, which are foregone in order to avail of the return from the best use of resources. For example, a business firm can buy either a lathe machine or a prepper press machine with its limited resources. He can earn annually 50,000 and 40,000 respectively from the two machines. The firms buy a lathe machine, then the outlay cost of the lathe machine is 50,000 per annum and the opportunity cost is 40,000 rupees होगा यहाँ पे। ठीक है, पर annum। इसका मतलब तुमने समझा क्या होता है? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमने छोड़ दिया। ठीक है, हम कर सकते थे पर हमने छोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दो पेपर है, ठीक है, एक तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स का पेपर है, एक तुम्हारे पास मैथ्स का पेपर। ठीक है, तुमको ऑप्शन दिया गया कि क्या नाम है, आप या तो इकोनॉमिक्स दे दो, आप मैथ्स दे, या आप मैथ्स दे दो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स दोगे या मैथ्स दोगे, तुम्हारा दो ऑप्शन है। ठीक है,
तो अगर तुम इकोनॉमिक्स देते हो ना, तो मैथ्स तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो तुमने छोड़ दिया, ठीक है, दैट इज द कॉस्ट विच यू हैव लेफ्ट, अंडरस्टूड। जैसे इस केस में एग्जांपल दे रहा है कि वो एक कंपनी है, उसके पास 2 मशीन खरीदने का पावर है, ठीक है, एक 50,000 का है, एक 40,000 का मशीन है, ठीक है। तो एक मशीन से वो 50,000 कमा सकता है और एक मशीन से 40,000, पर दोनों यूज नहीं कर सकता, उसको एक कमाना है। ऑब्वियसली वो 50,000 वाला कमाएगा क्योंकि उसको 50,000 में ज्यादा फायदा है उसके, तो 40,000 उसने छोड़ दिया। तो जो उसने छोड़ दिया वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। ठीक है, इसको मैं एक और एग्जांपल दे समझाने के लिए। सपोज कर लो मेरे को 2 नौकरी मिली, ठीक है, एक 40,000 की, एक 50,000 की, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं 50,000 वाली करूंगा, 40,000 वाली क्यों करूंगा, लेकिन मैंने 40,000 वाली छोड़ दी। तो 40,000 जो छोड़ दी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, Opportunity. जो ले ली वो आउटले कॉस्ट है। समझ में आ गया बात को? हाँ सर। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट था। अब एक और है शट डाउन कॉस्ट एंड शंक कॉस्ट, इसको जल्दी से रीड करो। Shut down and sunk cost. A business firm may have to suspend its operations for a period due to some temporary problems. Example, shortage of raw materials, non-availability of required labor or power, etc. During this period, though no work is done, yet certain fixed costs such as rent, insurance, depreciation, etc. of plant may have to be incurred. Such costs of the idle plant are known as shutdown costs. Some costs are historical or past costs which cannot be changed by any future decision. Investments in plant and machinery, buildings, etc. are examples of sunk costs. These costs are irrelevant for decision making because they cannot be altered by later decisions. हाँ, हाँ, तो शट डाउन कॉस्ट क्या होता है? जैसे अभी कोरोना आया, हम लोग का कोविड आया, तो बहुत सारे दुकान हम लोग को बंद करने पड़े ना। तो जब आप दुकान बंद भी कर लेते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी सारे खर्चे बंद हो गए, है ना। भाड़ा तो देना ही पड़ रहा था, बहुत सारे कॉस्ट लग ही रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट हमारे लग रहे हैं उसको हम शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और शंक कॉस्ट मतलब वो होता है कि अब जो पैसा लग चुका है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब तो वो लग गया, पैसा ऑलरेडी लग गया है। हमने एक तो फर्म बनाया, ठीक है, हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, और अब हम उसमें काम करें या नहीं करें वो पैसा तो लग गया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दे आर पास्ट कॉस्ट विच कैन नॉट बी चेंज बाय फ्यूचर डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स एग्जांपल आर एग्जांपल ऑफ सunk कॉस्ट। एक बार पैसा लग गया तो लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो चले या नहीं चले वो आपकी मर्जी, पर आपका पैसा तो लग गया, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट फटाफट, ये लास्ट है शायद। So historical and replacement भी बाकी है. हाँ चलो जल्दी से करो दोनों। Product cost and period cost. Cost which become part of the product which become cost which become part of cost of the product are known as product cost. They are included in the value of inventory. Such costs are treated as assets until goods they are assigned to are sold. These costs may be fixed as well as variable. Example, cost of raw material and direct wages, depreciation of plant and machinery, etc. Costs which are associated with period, not products, are called period cost. They are treated as an example of the period in which they are incurred. They may also be fixed as well as variable. Administrative expenses, salesman salaries, depreciation of office building, etc. are examples of period costs. प्रोडक्ट कॉस्ट वो हो गया जो हम सामान बना रहे हैं उसके अंदर जो खर्चा लग रहा है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है। और पीरियड कॉस्ट मतलब हो गया उस टाइम पीरियड के अंदर में जो खर्चा किया है वो पीरियड कॉस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो लगेगा ही, ठीक है। माने आपका जो टीम है आपके पास में, वो जो खर्चे हैं वो तो देने ही पड़ेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको बच्चों को बिठाने के लिए फर्नीचर चाहिए, ठीक है, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ये सब चाहिए, वरना उसके तो चलेगा ही नहीं स्कूल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। और वो जो टाइम से रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है, वो पीरियड कॉस्ट है, जो उस पीरियड में लगा, ठीक है, माने उस टाइम, उस एक साल के अंदर में जो लगा वो हमारा पीरियड कॉस्ट। समझ में आ गया बात को? ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में आएगा भी नहीं। हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ दूंगा हम, मैं पढ़ दूंगा। हिस्टोरिकल और ओरिजिनल कॉस्ट मीन द प्राइस एट विच एन एसेट वाज ओरिजिनली एक्वायर्ड. On the other hand, replacement cost with the cost which the firm would have to incur to replace or acquire the same asset now. Difference between the original cost and the replacement arise due to the increase in the price level or inflation. Suppose कर लो 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने एक प्लांट लगाया था, ठीक है, उसमें तुम्हारे पापा ने 1 करोड़ का मशीन लगाया था 10 साल पहले, ठीक है, या 20 साल पहले 1 करोड़ का लगाया था तुम्हारे पापा ने, ठीक है। अब वो सारा चीज खराब हो गया, ठीक है, अब हमको उसको हटा के नया लगाना है, तो तुमको लगता है अभी भी 1 करोड़ रुपया लगेगा कि ज्यादा लगेगा?
सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? मान लो तुम्हारे दादाजी ने एक फैक्ट्री लगाई थी, दादाजी ने, ठीक है। तो जब दादाजी ने फैक्ट्री लगाई तो उस टाइम उनका खर्चा आया 1 करोड़ रुपया, ठीक है। 1947 के आसपास लगाई थी उन्होंने, ठीक है। और अब उस पूरी फैक्ट्री को रेनोवेट करना है, उसको नया रिप्लेस करना है, सारा सिस्टम चेंज करना है। तो जो दादाजी ने लगाया वो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। अभी तो वो 1 करोड़ का हम लोग को कम से कम 100 करोड़ लगाना पड़ेगा ना, इतना टाइम चेंज हो गया। तो वो जो अब जो लगेगा वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना बढ़ गया, चीजों का दाम बढ़ गया। दादाजी के टाइम में तो 1 किलो में सब्जी आता था, 1 रुपया किलो आलू मिलता था। 1 रुपया तुम ज्यादा ही बोल दिए, 1 रुपया सारा ही सब्जी आ जाता। और आज हम लोग 1 रुपया किसी को दे तो जानता ना क्या होगा। तो भिखारी भी ना ले। कुछ भी नहीं है, वो उल्टा हम लोग को डांट के जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो आज का कॉस्ट है, जो हमको उसको रिप्लेस करने में लग रहा है, ठीक है। हिस्टोरिकल माने जो पहले लगा है। समझ में आ गया बात को? तो दिस इज द चैप्टर। ये चैप्टर हम लोग फास्ट गए हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर से हमसे कम्युनिटी में पूछ लेना या कहीं पूछ लेना, हम लोग उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, मेरा नेक्स्ट क्लास चालू हो गया। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।